Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter 14th of our spectrum, which is First World War and Nationalist Response. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन अलाइड विथ फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली एंड जापान अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. नहीं पता है तो अब आपको पता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक थी पता होना चाहिए आपको. 1914 टू 1919. आई होप यू नो दिस. वेरी बेसिक. ओके. थ्री फोल्ड रिस्पॉन्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ नेशनलिस्ट का. जो मॉडरेट्स थे उनको लगता था कि वी विल हैव टू सपोर्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी. तो यहाँ पे मॉडरेट्स को ये मैटर ऑफ ड्यूटी लग रही है. वेर एज एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक, उनको क्या लगता था कि शायद अगर हम वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करें ब्रिटेन की, तो हो सकता है कि ब्रिटेन इंडिया की लॉयल्टी के लिए हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दें. तो एक्सट्रीमिस्ट को लग रहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी अगर हम सपोर्ट करेंगे. मॉडरेट्स को लग रहा था कि ये तो हमारी ड्यूटी है टू सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर. ठीक है. रेवोल्यूशनरीज को क्या लग रहा था? रेवोल्यूशनरीज को लग रहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू वेज वॉर एंड लिबरेट द कंट्री. मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी अगेंस्ट ब्रिटेन एंड गेट आवर कंट्री लिबरेटेड. ये रेवोल्यूशनरीज का आइडिया था. ठीक है. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडियन सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश वॉर हैं, यानी कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन दिस केस, इनको ये नहीं पता था कि इंपीरियलिस्ट पावर्स जो हैं वो वॉर लड़ रही थी टू सेफ गार्ड देयर ओन कॉलोनीज एंड मार्केट्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा था? अपनी कॉलोनीज और मार्केट्स को बचाने के लिए तो इंपीरियलिस्ट से वॉर लड़ रहे थे. बेसिकली तो यही था एम. ठीक है. तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल एम क्या है इंपीरियलिस्ट्स का. ठीक है. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा. जैसे कि गदर पार्टी के बारे में पढ़ा, बर्लिन कमेटी के बारे में पढ़ा था ये, और उसके बाद हमने इंडियन सोल्जर सेपॉय म्यूटिनी सिंगापुर में पढ़ी थी. राइट. गदर वॉज इन नॉर्थ अमेरिका, बर्लिन वॉज इन यूरोप. Berlin Committee was formed in Europe. Also Sepoy Mutiny in Singapore and other places we studied. Right? रेवोल्यूशनरीज को क्या लगता था? रेवोल्यूशनरीज को ये लगता था कि ये एक हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है ताकि इंडिया को, उसमें जो ट्रूप्स हैं उसको हम लोग ड्रेन कर दे और मिलिट्री हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प हम ले सिंपथाइजर्स इन जर्मनी और टर्की से, ताकि हम हमारे देश को आज़ाद कर पाए. ऑलरेडी जो हमारे देश में ट्रूप्स थे, ब्रिटिश ट्रूप्स थे, वो सब वॉर में बिजी थे. तो रेवोल्यूशनरीज को क्या लग रहा था कि ऑलरेडी ड्रेन हो रही है ट्रूप्स इंडिया से, तो अभी पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प जो है जर्मनी से ले ले और टर्की से ले ले और इंडिया को आज़ाद करा दे ब्रिटिशर्स से. ठीक है. दिस वॉज रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो वॉर को they considered war to be an opportunity, a heaven sent opportunity. ठीक है. ओके. ऑफ कोर्स. और ऑल्सो जर्मनी और टर्की से हेल्प क्यों ले रहे हैं? आपको पहले मैंने बता दिया ना, जर्मनी और टर्की से वाई आर वी टेकिंग हेल्प? बिकॉज अगेंस्ट ब्रिटेन. ओके. अब हम आते हैं होम रूल लीग की तरफ. होम रूल लीग जो है, इट वॉज इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अ लेस चार्ज्ड बट मोर इफेक्टिव मैनर देन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड. तो इंडिया में जो इंडियंस रह रहे थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनका रिस्पॉन्स था होम रूल लीग मूवमेंट. जो इंडिया के बाहर लोग थे उनका रिस्पॉन्स क्या था? उनकी तो बहुत रेवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सेस थे, मैंने आपको बताया था. राइट. जैसे गदर एक्सेट्रा. राइट. लेकिन जो इंडिया में रह रहे थे उनका रिस्पॉन्स था होम रूल लीग, जो कि लेस वायलेंट था, ऑब्वियसली लेस अग्रेसिव था. बट अगर आप देखें तो इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी गदर से, जो कि गदर एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन था और वो जल्दी डाई डाउन हो गया था बिकॉज इट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हाउ इन होम रूल लीग मूवमेंट चेंज्ड द कोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री. ओके. अगर आपको होम रूल लीग में लीडर्स पता होने हैं तो कौन से लीडर्स पता होने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. एनी बेसेंट, तिलक, जिन्ना, सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिसा एंड जीएस खरपड़े. जिसमें से मैंने एनी बेसेंट और तिलक को अलग से इसलिए मार्क किया है क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं कि इनका क्या रोल था. ओके. होम रूल लीग का मतलब क्या है? होम रूल
इससे क्या आपको पता चलता है? होम रूल की मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, कि हम खुद सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस करना चाहते हैं, खुद की गवर्नमेंट हो, इंडिया में गवर्नमेंट बनाए, हमें आके कोई और रूल ना करे, ठीक है। या फिर इसका मतलब आप होम रूल विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी देख सकते हैं, लाइक कनाडा एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलिया जैसे थे, विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हमारा खुद की गवर्नमेंट हो, भले ही हम कॉमनवेल्थ के अंदर हों, लेकिन इंडियंस ही इंडिया में गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। ये होम रूल लीग का एजेंडा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि देश पूरी तरीके से आज़ाद हो और कॉमनवेल्थ के अंदर भी ना आए। वो लेटर ऑन आता है, कोई भी चीज़ जो है एक प्रोसेस में चलती है। इनिशियली जो डिमांड्स थी सेल्फ गवर्नमेंट की वो विद इन कॉमनवेल्थ थी, लेटर जाके पूर्ण स्वराज हमारी डिमांड बना। अगर आपको पता है कि पूर्ण स्वराज कब आया एज अ डिमांड तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स, ओके। अब हम आते हैं होम रूल लीग में। होम रूल लीग जो है वो अलोंग आयरिश होम रूल लीग जो है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इस पे बना था। इसमें ऑफकोर्स एनी बेसेंट जो थी आयरिश थी, तो ये जो आइडिया है अलोंग द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग, ये काफ़ी प्रोमिनेंट था उस वक्त। आगे चल के हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या था, ओके। वॉट वर द फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो होम रूल लीग को लाए? सबसे पहले एक सेक्शन ऐसा था नेशनलिस्ट का जिनको लगता था कि पॉपुलर प्रेशर बनाना पड़ेगा टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर हमें हमारी कोई डिमांड को पूरी करवानी है, कंसेशंस, तो उसके लिए हमें पॉपुलर प्रेशर डालना पड़ेगा। ये एक सेक्शन का बिलीफ था, जो कि सच भी है। अगर ज़्यादा लोग एक चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। मॉडरेट्स डिल्यूजन थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमने कैरेट एंड स्टिक पढ़ा था अप्रोच, उसमें कैरेट क्या था? थोड़े बहुत रिफॉर्म्स कर देते थे ब्रिटिशर्स और मॉडरेट्स को खुश कर देते थे। स्टिक क्या था? एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करते थे, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो रिफॉर्म्स होते थे उससे डिल्यूजन रहते थे मॉडरेट्स कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, इसके बाद कुछ अच्छा होगा, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ कर तो रहे ही हैं, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो ऑलवेज एक लूप में रहते थे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो बर्डन ऑफ वॉर टाइम मिजरीज थी, हाई टैक्सेशन था। इंडिया का तो कोई लेना देना था नहीं वॉर में, इंडिया वॉर का हिस्सा इसलिए बना था क्योंकि ब्रिटेन वॉर लड़ रही थी, राइट। तो हाई टैक्सेशन, हाई प्राइजेस, तो अग्रेसिव मूवमेंट और प्रोटेस्ट के लिए तैयार थी अब जनता। क्योंकि यार आप वॉर टाइम मिजरीज देखिए ना, नॉर्मल जनता को हाई प्राइजेस, हाई टैक्सेशन से प्रॉब्लम होगी ना, वॉर कहीं भी हो रहा हो तो। और यहाँ पे इंडिया का कोई सेल्फ इंटरेस्ट था ही नहीं वॉर में, ठीक है। तो एवरीवन वाज रेडी ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑल्सो वॉर जो है वो इंपीरियलिस्ट के बीच में थी और उनका प्रोपेगेंडा जो था वो एक्सपोज हो चुका था। उनका जो वाइट सुपीरियोरिटी का जो उनका मिथ था वो भी एक्सपोज हो चुका था। तो आप समझिए कि इंपीरियलिस्ट अपने लिए, अपनी कॉलोनीज, अपने मार्केट्स को बचाने के लिए ये वॉर लड़ रही थी। जो उनका प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि वॉर टाइम मिजरी, एक जगह अगर वॉर हो रही हो तो दोनों साइड में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो एक तरीके से उनका जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो एक्सपोज हो रहा है कि इन लोगों की ह्यूमन राइट्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो ये दूसरे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुद भी ये वही हैं, ठीक है। तो ये वाइट सुपीरियोरिटी की मिथ भी जो है वो एक्सपोज अप हो चुकी है। तिलक जो है, मैंने आपको बताया था कि उनको जेल में डाला गया था। जून 1914 में वो रिलीज हो जाते हैं और अब रेडी हो जाते हैं टू अज्यूम लीडरशिप, ठीक है। और तिलक क्या करते हैं? तिलक यहाँ पे एक बहुत उनका जो है व्यू काफ़ी चेंज हो चुका है आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम जेल। वो बोलते हैं कि वो लॉयल रहेंगे मॉडरेट्स की तरफ, ये रीअश्योर कर रहे हैं वो, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि उन्हें आयरिश होम रूलर्स की तरह रिफॉर्म्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को भी वो अश्योर कर रहे हैं कि उन्हें रिफॉर्म्स चाहिए। वो ओवरथ्रोइंग ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, वो वायलेंट मेजर्स की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की। तो एक तरीके से वो मॉडरेट्स और जो गवर्नमेंट है उन दोनों को अपनी तरफ कन्विंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कंसिलिएटरी जेस्चर है उनका, कि वो जो है रिफॉर्म्स के लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है।
उनने ये भी एडमिट किया कि जो एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैं वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस के अगेंस्ट है, वो हमें रोक रहा है। ये सब क्यों हो रहा था? तिलक और एनी बेसेंट को ये समझ में आ चुका था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब तक साथ नहीं आते हैं ये मूवमेंट स्ट्रांग नहीं होने वाला है। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि दोनों साथ में आ जाएं, क्योंकि आपने सूरत स्प्लिट में देखा था कि क्या हुआ था उसके बाद देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन इन द एफर्ट्स ऑफ बोथ पार्टीज। ठीक है, इतने शार्प डिक्लाइन के बाद आप इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिवाइव करने के लिए चाहते थे तिलक कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो साथ में आ जाए, राइट। एनी बेसेंट जो है, मैंने आपको बताया कि शी वॉज आयरिश, तो वो चाहती थी कि आयरिश होम रूल लीग के लाइंस पर ये मूवमेंट तैयार हो। ठीक है, तो अब जाके हम पढ़ेंगे कि होम रूल लीग क्या थे। दोनों एनी बेसेंट एंड तिलक दोनों के होम रूल लीग के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पर थे, एंड डिफरेंस बिटवीन द टू। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी स्टडिंग।